जलते घर को देखने वालों फूस का छप्पर आपका है, उसके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हैं, अगला नंबर आपका है। गयासुद्दीन शेख जी जो इन्होंने गुजरात से कर दिया, बहुत लोग दिल्ली से नहीं कर पाए। आरएसएस के लोग हमारे लोगों के बीच में हैं। उन्होंने कहा वक्फ का मुद्दा आप जोड़ेंगे तो हम नहीं आएंगे। हम कहा आप नहीं आइए, मुझे मंजूर है, लेकिन वक्फ का मुद्दा जुड़ेगा और दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी एक होंगे और 85-15 को एक करके छोड़ेंगे। तो अंदर से मार रहे हैं ओबीसी को, आदिवासी को, दलित को, और मुस्लिम को बाहर से मार रहे हैं। जो ओबीसी, एससी, एसटी का आरक्षण खत्म कर रहा है, मुसलमान से हमें कोई नुकसान नहीं है, हमारा वो विरोध नहीं करता है। मैं समझता हूँ कि न केवल मुसलमानों को बल्कि गैर मुसलमानों को भी इसमें पिटिशनर होना चाहिए। ऐसा न लगे कि अल्पसंख्यक ही अपनी लड़ाई लड़े और दूसरा नागरिक न लड़े। उस नागरिक की हैसियत से हमने अपनी पिटीशन यहाँ फाइल की है। जो गैर मुस्लिम रखने का प्रावधान है उसको सुप्रीम कोर्ट शायद खत्म करने जा रहा है। वक्फ बाय यूजर जो एक प्रिंसिपल ले डाउन हुआ था बाबरी वाले केस में, कि अगर कोई आदमी दान देता है अपनी जमीन कब्रिस्तान को किसी चीज के लिए, तो उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। जो यूज कर रहा है उसका अधिकार होगा, उसको सरकार ले नहीं सकती। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहल कुरैशी। दोस्तों, वक्फ बिल जब संसद में आया उसी वक्त कई सवाल उठने लगे थे और उसके बाद जब ये मामला कानून बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, तो जैसे हमने पिछले कार्यक्रम में बताया कि जो वकील थे, ज्यादातर वकील जो है वो हिंदू समुदाय के थे और जिन लोगों ने अर्जियां की थी वक्फ कानून को लेकर, और जैसा मैंने बताया कि सिर्फ हिंदू मुसलमान का एक वो दे दिया जाता है, लेकिन हकीकत में ये देश के नागरिकों के अधिकार का मामला भी है। मुसलमानों के शरीयत से तो जुड़ा ये मामला, लेकिन मुसलमानों के अलावा देश की जनता के अधिकार का भी ये मामला है। वक्फ की जब लड़ाई आई सुप्रीम कोर्ट में, तो वहां पर सिर्फ मुसलमानों की तरफ से ही अर्जी नहीं दी गई थी। ये जब मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, जो पिटिशनर्स थे उनमें एक पिटिशनर थे उदित राज, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, और डोमा परिषद, एक संघ जो बनाया दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी, आदिवासी, उसका जो एक संघ बनाया था, एक परिषद बनाया था। और दिसंबर में सबसे पहले दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, तब वक्फ बिल के मामले को उस कार्यक्रम में उठाया गया था और उसके बाद उदित राज जो है वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, पिटिशनर बने इस मामले में, और जब सुनवाई हो रही थी तो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद भी रहे। तो ये एक बेहतरीन मिसाल है हिंदुस्तान की कि किस तरीके से सिर्फ मुसलमानों की लड़ाई मुसलमान ही लड़ेंगे ऐसा नहीं होता है, सिर्फ हिंदुओं की लड़ाई हिंदू ही लड़ेंगे ऐसा नहीं होता है। मुसलमान, हिंदू, दलित, आदिवासी, सबको एक दूसरे के बुरे वक्त में, सबको एक दूसरे के साथ हो रही नाइंसाफी में साथ खड़े रहना पड़ेगा। इसकी एक मिसाल जो है उदित राज साहब ने दी है। और जब दिसंबर में जब प्रोग्राम हुआ था दिल्ली के अंदर डोमा परिषद का, तो गयासुद्दीन शेख साहब को भी वहां पर मदऊ किया गया था, बुलाया गया था, वहां पर खास मेहमान खुसूसी थे ये भी। तो किस तरीके से मुसलमानों के मुद्दे पर दलितों को साथ में आना, हिंदुओं का क्या इस पर रुझान रहता है, इस मामले में हम बात करेंगे कांग्रेस के पूर्व विधायक गयासुद्दीन शेख साहब से। गयासुद्दीन साहब, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में जब मामला पहुंचा तो जमीयत उलमा, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कई और लोगों ने पिटीशन की थी। मुसलमानों का मुद्दा, शरीयत से जुड़ा हुआ मुद्दा, लोगों को लगता है कि ठीक है, लेकिन इसी में एक नाम जो है वो अचानक दिखा कि उदित राज भी वहां पर पहुंचे हुए थे। डोमा परिषद की तरफ से भी वक्फ बिल को, वक्फ कानून को जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। देश लाइव के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिसंबर महीने में जब 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में 1 लाख लोगों से ज्यादा की उपस्थिति में जो कार्यक्रम कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी की अध्यक्षता में रखा गया था, वो कार्यक्रम के सिलसिले में मेरा परिचय डॉक्टर उदित राज साहब से नहीं था। सामने से उनका मुझे फोन आया था, मैं उनको नाम से जानता था। उन्होंने मुझसे कहा कि 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में हम एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने जा रहे हैं और वो सम्मेलन देश के संविधान को बचाने की लड़ाई के माध्यम से है, दूसरा वक्फ बिल की मुखालिफत के लिए है, तीसरा आरक्षण की जो मर्यादा उसको बढ़ानी चाहिए, और तीसरा जो था कि जिस जाति जनगणना हो और ईवीएम हटाना चाहिए।
तो उनके मुद्दे मुझे बहुत बेहतरीन लगे। मुझे लगा कि इस कार्यक्रम में मुझे जाना एक सौभाग्य की बात है। उस कार्यक्रम में मैं खुद भी मौजूद था। लगभग 1 लाख लोगों की उपस्थिति में जिस तरीके से डॉक्टर उदित राज ने अपनी बात को, अपने ख्यालात का इजहार किया, उस वक्त ही उन्होंने कहा था उस सम्मेलन में कि मैं ये चाहता हूं कि देश के 140 करोड़ लोगों में जो समाविष्ट मुस्लिम समाज है, सबसे ज्यादा आज उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, सबसे ज्यादा अत्याचार उस पे हो रहा है। कल आज अगर हम इसको देख करके खुश होंगे तो कल हमारी बारी है, ये तय है। तो हमको अभी से हमारे देश के मुस्लिम समाज के, जिसने आजादी में इतना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, लाखों लोगों ने उसके लिए शहादतें और कुर्बानी दी, उनके उलमा इकराम ने भी कुर्बानी दी, तो वो लोग आज अपने ही देश में एक बिल्कुल जिनकी अनदेखी की जा रही है, तो उनके साथ हमको इस देश को अगर जोड़े रखना है तो उनके साथ हमको खड़ा रखना चाहिए। वर्तमान सरकार जो है देश को सिविल वॉर की तरफ ले जा रही है। बहुत ही प्रभावी ढंग से उन्होंने अपनी बात को रखा था। उनका एक एक अल्फाज जो था मेरे दिल में नक्श हो गया। और उस वक्त उन्होंने कहा कि वक्त के मामले में अगर कानूनी कार्रवाई करने की आएगी तो भी हम जाएंगे। मुस्लिम की लड़ाई क्यों मुस्लिम अकेला लड़े? मुस्लिम की लड़ाई दलित है, ओबीसी है, माइनॉरिटी है और आदिवासी है, जो समाज का बहुजन समाज है। उस समाज को सबको मिलकर के लड़ना चाहिए और मुस्लिम समाज को भी अपनी लड़ाई अकेले लड़ने से बेहतर है कि हमारे जैसे जोमाजिन संगठनों के साथ आना चाहिए और उसके अंदर दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी को मिलकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। ये आह्वान उन्होंने 1 दिसंबर को रामलीला मैदान में भी कहा था। अपने कमिटमेंट, अपनी बात को जो उन्होंने कहा था उसका अमल करते हुए जब ये बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और उसके खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लोगों ने अर्जी, कांग्रेस के भी बहुत सब सांसदों ने दायर की अर्जी। बहुत खुशी की बात है कि 232 सांसदों ने, जिसमें बहुमती समाज के लोग ज्यादा थे, राज्यसभा के 98 सांसदों में वो ज्यादा थे, यानी कि, और जब ये लड़ाई हुई हिंदू वकीलों ने लड़ाई ली। आपका कल रिपोर्ट देश लाइव का बहुत बेहतरीन था कि जो लड़ने वाले मेजोरिटी हिंदू समाज के सीनियर एडवोकेट है, तो यानी वो लड़ाई भी लड़ी उन्होंने। और साथ में डोमा परिषद जो है उसके अध्यक्ष खुद उसमें गए और उस कानूनी लड़ाई में पेरोकल कोर्ट में भी मौजूद रहे। तो मैं मानता हूं कि बहुत ही मुबारकबाद के लायक है। डॉक्टर उदित राज को भी मैं बहुत खूब बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं और पूरा भरोसा दिलाता हूं कि इस लड़त को चालू रखे जो आज देश की जरूरत है। तो उनको हमारा साथ सहकार भी रहेगा। आपको पता है जिस तरीके से गुजरात में हमने जो 5 सांसद आए थे मुस्लिम समाज के, उनका जिन्होंने वक्त पे अपनी मजबूती से बात रखी थी, उनका सम्मान किया था। तो मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में डॉक्टर उदित राज जी को अहमदाबाद बुला करके वहां पर फिर से गुजरात के 70 लाख लोगों की जानिब से उनका सम्मान और स्वागत हम जरूर करेंगे, क्योंकि ये मामले इस तरह प्रोत्साहित करके उसके पीछे का मकसद हमारा एक ही है कि जो दलित है, ओबीसी है, आदिवासी है, वो सब और माइनॉरिटीज जो है सब मिल करके, यानी अब चलना पड़ेगा, नहीं तो एक के बाद दूसरे की बारी है। आज अगर हम खुश हो रहे हैं कि आज इनकी बारी है, ये समझ के चलना चाहिए कल हमारी बारी है। तो इसलिए मैं उनका बहुत बहुत आपके माध्यम से भी बहुत उनको मुबारकबाद देता हूं और इंशाल्लाह बहुत जल्द उनको गुजरात में बुला करके उनका सम्मान भी हम करेंगे। अच्छा, दूसरा, जिस तरीके से आज राहुल गांधी ने भी कुछ दलित लोगों से मुलाकात की, एक्टिविस्टों से मुलाकात की, तो यही पूरी कांग्रेस की कोशिश है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा सर्वधर्म की पार्टी रही है। कांग्रेस पार्टी किसी एक की नहीं, कांग्रेस आदिवासी, दलित, मुसलमान सबकी आवाज एक तरीके से उठाएगी। ये मैसेज बार बार कांग्रेस के नेताओं की तरफ से भी दिया जा रहा है। जब राष्ट्रीय महाअधिवेशन हुआ उसमें खुलकर के राहुल गांधी जी ने CWC में कहा था कि एकमात्र देश की पार्टी ऐसी पार्टी है कांग्रेस कि जो देश के समूचे 140 करोड़ लोगों के संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रही है। 140 करोड़ लोगों में आने वाले दलित हो, मुस्लिम हो, आदिवासी हो या ओबीसी के लोग हो, सबकी लड़ाई को लड़ा जाएगा। ये जो जाति जनगणना की जो बात है वो भी उन्होंने दोहराई थी। आरक्षण 50% से बढ़ाकर संख्या आधारित बनाना है, जनसंख्या आधारित, उसकी भी बात उन्होंने दोहराई थी और खुल करके कहा था कि मुस्लिम समाज की बात भी अब पार्टी को खुल करके करनी पड़ेगी। क्योंकि इसका प्रयोग राहुल गांधी जी ने लोकसभा के चुनाव में किया था, वह कम था, लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर के, संविधान बचाने के मुद्दों को लेकर के, अनामत की रक्षा के मुद्दों को लेकर, ओबीसी, माइनॉरिटी, दलित की बात को लेकर के गए थे, तो कांग्रेस ने एक बहुत अच्छा किया और 100 के करीब सीटों के पास कांग्रेस पहुंच पाई। उसके बाद जब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कांग्रेस का फॉर्मूला सक्सेस हो गया है,
कांग्रेस यही असली कांग्रेस है, कांग्रेस की विचारधारा भी यही है। राहुल गांधी ने जो कांग्रेस विचारधारा से भटक गई थी उसको वापस से रास्ते पे लाने का काम उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरू किया और इस बात को बढ़ाया, उसका फायदा भी कांग्रेस को हुआ। उस चीज को भांपते हुए ही हड़बड़ाहट में वक्फ कानून को लेकर के भाजपा आई पार्लियामेंट के बाद और पूरे देश में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, उसमें कामयाब भी हुई। दलित लोग भी ये चीज को समझ रहे हैं कि निशाना भले मुसलमान को दिखाया जा रहा है, बनाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं बाबा साहेब के संविधान को जो है वो पूरे तरीके से खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ये दलित भी समझ रहे हैं इन चीजों को। दलित बहुत भली बात ही समझ रहा है। सबसे बड़ी बात यह कि दलित समाज का जो नेतृत्व है वो बहुत ज्यादा इसको गंभीरता से ले रहा है। सबको पता है कि देश के दलित समाज के बड़े नेताओं में, बड़े चेहरों में उदित राज जी की गणना होती है और उन्होंने वो चीज को भाप गए हुए। उनको पता है कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे, खानगीकरण के नाम पे दलितों की अनामत की जो है घो निकाल दी, उसको खत्म कर दिया गया। तो उनको पता है कि निशाना मुस्लिम पे है, बात मुस्लिम की होती है, लेकिन नुकसान जो है हिंदुत्व की धारा में बहने के बाद वो सबसे ज्यादा नुकसान किसी का कर रहे हैं तो दलित का, आदिवासी का और ओबीसी का कर रहे हैं। तो वो लोग अलर्ट ही है, इसलिए ही तो कह रहे हैं कि सबकी बारी बारी सबकी बारी है, इसलिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। ये दलित नेतागिरी की दूरअंदेशी है। अब सवाल ये है कि मुस्लिम समाज की नेतागिरी कितना इसको मजबूती के साथ समझती है और इसको लेकर के चलती है। बार बार उदित राज जी अक्सर जब भी मेरी बात होती है एक ही बात को कहते हैं कि मुस्लिम समाज की लड़ाई सब बहुजनों को मिलकर लड़नी पड़ेगी, उसका माहौल बनाओ। मुस्लिम समाज अलग थलग नहीं लड़ सकता। वो पर्सनली वो कहते भी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद बहुत बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन एक सिंबल हो जाता है तो उनके साथ, उनकी सहायता में दलित संगठनों को भी आना चाहिए और इस काम को अंजाम देना चाहिए। और कहीं ना कहीं आरएसएस और बीजेपी को भी ये डर है कि अगर दलित और मुसलमान का गठजोड़ अगर मजबूत होता है, इसी डर के लिए तमाम दलितों को भी हिंदू बनाने की बार बार आरएसएस की तरफ से कोशिश की जाती है। बिल्कुल उनको पता है, उनके निशाने पे मुस्लिम है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी के समाज का हुआ है तो दलित समाज का हुआ है। तो पूरी उनकी अनामत प्रथा, अनामत सिस्टम जो बाबा साहब ने दी थी उसको खत्म कर दिया है। बिल्कुल, इसलिए वो जानती है कि अगर दलित और मुस्लिम एक हो गया तो बहुत परेशानी होगी। इसलिए दलित समाज का नाम खुल के नहीं लेते। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा था कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट के अंदर बाबा साहब का अपमान किया था कि आम्बेडकर 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 6 मरतबा बोले थे, वो उनके अंदर की भड़ास थी, वो उनकी संघ विचारधारा छलक के आई थी और ये चीज को दलित समाज समझ रहा है। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ेगा इतना सब होने के बाद मुस्लिम समाज इस बात को समझने तैयार नहीं है कि किस तरीके से इसका हमको एकजुट होकर सामना करना है। ठीक है, अभी अवेयरनेस आई है, हमने देखा वक्फ कानून के माध्यम से, जो यूसीसी के माध्यम से मुस्लिम बहुत मुखर होकर के बाहर आए और जिस तरीके से इस लड़ाई को मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने, इस लड़ाई को जमीयत उलमा हिंद, अरशद मदनी ग्रुप ने और एक्टिविस्ट ने जो विचार जिसको प्लांट किया कि आंदोलन होना चाहिए, उसके जनक, उसको पैदा करने वाले एकमात्र मोहम्मद अदीब साहब है। वो बहुत वक्त से कह रहे थे कि समाज को अब रोड पे आना पड़ेगा, एक नई आजादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और उन्हीं की बात को तरजीह देते हुए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, तमाम संस्थाएं इकट्ठा हुई और उसके बाद काली पट्टी हाथ में बांध के विरोध करने का कार्यक्रम हुआ। जगह जगह जिसमें प्रदर्शन और धरने हुए और बहुत बड़ी बड़ी रैलियां जो थी वो पूरे हिंदुस्तान में हुई। उसी का नतीजा है। आज मैं आपको कहूं, मैं इस तरफ तो ध्यान हमारा बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। सबसे ज्यादा ये जिस तरीके से कांग्रेस तो बोलती थी लेकिन इंडिया गठबंधन बिल्कुल खामोश थी। इंडिया गठबंधन को बोलने के लिए और कांग्रेस को और मुखर होकर के जो बोल रही है उससे ज्यादा मुखर होकर बोलने के लिए किसी ने अगर प्रतिबद्ध किया है तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलमा हिंद, अरशद मदनी, जिस ढंग से उन्होंने देश पे कार्यक्रम करे और जिस तरीके से मुस्लिम समाज का गुस्सा फूट करके बाहर आया, लोग सड़कों पे आना शुरू हुए जो 2014 के बाद डरे हुए सहमे हुए थे, वो खुल करके लोग बाहर आए। लोगों को लगा कि सर के ऊपर से पानी जा रहा है, ये हमको अब इसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो वो आक्रोश देखते हुए, उस जन आक्रोश को समझते हुए कांग्रेस सहित तमाम इंडिया गठबंधन को मजबूती के साथ ठोस बात बेबाकी से करने के लिए मजबूर अगर किसी ने किया तो वो मुस्लिम संस्थाओं ने और मुस्लिम समाज के जो लोग बाहर आए। तो फिर लोकशाही में तुम कितना, तुम्हारा विरोध करने की कैपेसिटी है उस पर तुम्हारी बात रहती है। बिल्कुल ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को हमारे विरोध से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो चाहती है कि हमारी तरफ से हो तो ताकि वो हिंदुत्व के नाम पे हिंदू वोटों को इकट्ठा कर सके। लेकिन सेक्युलर पार्टियों को बहुत जबरदस्त असर हुआ। आज नीतीश कुमार हो
चिराग पासवान हो या चंद्रबाबू नायडू हो, वो बगले झांक रहे हैं क्योंकि वो बहुत बुरे फंस चुके हैं। उन्होंने समर्थन दे के बिल तो पास करवा दिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में आके लटक गया है। अब इन सबको आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जिन्होंने वक्त की फेवर में मतदान किया है वो भी खामियाजा भुगतेंगे, जिन्होंने इसका विरोध किया है डट के उसका जरूर फायदा होगा। और उसका पहला एग्जाम्पल बिहार चुनाव के दौरान को देखने मिलेगा, जहां मुस्लिम समाज के मतों की आबादी 20% के आसपास है। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि 20% मुस्लिम समाज जो है वो वक्त का विरोध करने वालों को साथ देगी और वक्त का समर्थन वालों को उखाड़ करके जमीन से फेंक देगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया, बुलाया। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।